वंस अगेन वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। मैं आपके लिए इसरो पे कंटिन्यू सीरीज ला रहा हूं और इसमें मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने इसरो के महत्वपूर्ण मिशन मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य L1 उस पर वीडियो बनाया है। और आज मैं इस पे दूसरा क्लास ले रहा हूँ। इस पे मैं इसरो के जो भी स्पेस प्रोग्राम हुए हैं या फिर इसरो की स्थापना, इसका जो लॉन्च व्हीकल है जैसे कि PSLV, GSLV, SLV, फिर जितने भी सैटेलाइट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ये थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि स्टैटिक पोर्शन है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। और इस पे मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं 2023 और 2024 के इसरो के जो भी महत्वपूर्ण करंट मिशन हैं उस बारे में पढ़ाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, भारत में जो है सो अंतरिक्ष प्रोग्राम का श्रेय जाता है किसको? विक्रम साराभाई को। किसको जाता है? विक्रम साराभाई जी को जाता है। विक्रम साराभाई को हम लोग फाउंडिंग फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम के भी नाम से जानते हैं। ध्यान रखें, फाउंडिंग फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम, यानी कि इसको अगर हिंदी में कहें तो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में भी जानते हैं। और इन्हीं के सहयोग से 1962 में भारत में एक कमिटी की स्थापना हुई थी जिसका नाम है INCOSPAR। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में। इसका मतलब क्या है वो देखो, इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। और किन की मदद से किया था? तो विक्रम साराभाई की मदद से किया था। और इसके बाद जो अगला डेवलपमेंट हुआ था, इसके तुरंत बाद 1963 में भारत ने पहला साउंडिंग रॉकेट, कैसा रॉकेट? साउंडिंग रॉकेट छोड़ा था। कहाँ से छोड़ा था? तो ये छोड़ा था TERLS। ये क्या है TERLS? थुम्बा इक्वेटोरियल रिसर्च, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में है। वहां से छोड़ा था और यहीं से जो है सो इसरो का, या कह सकते हैं कि भारत का, क्योंकि उस समय तक तो इसरो का गठन हुआ नहीं था, भारत का स्पेस प्रोग्राम में यहीं से शुरुआत होता है। इस साउंडिंग रॉकेट के छोड़ने के बाद से 1963 में, जो हम लोगों ने थुम्बा से छोड़ा था। अब देखते हैं आगे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। इसी कड़ी में जो है सो इसरो की स्थापना होती है। इसरो की स्थापना कब होती है? तो इसरो की स्थापना होती है 1969 को। कब हुई थी? 1969 को। और जिसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बेंगलुरु में। ध्यान रखना। अभी देखो, इसरो के अंदर में बहुत सारी संस्थाएं काम करती है जो इसरो को मदद करती है। इसमें जो पहला है वो है कॉमर्शियल आर्म, जिसको हम लोग कहते हैं, इसका जो कॉमर्शियल आर्म है, वाणिज्यिक शाखा इसरो का, उसका नाम है अंतरिक्ष कॉरपोरेशन। क्या नाम है उसका? अंतरिक्ष कॉरपोरेशन नाम है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलुरु में है। इसको भी ध्यान रखना है। दूसरा जो है पेलोड्स एंड सेंसर्स। ये क्या होता है पेलोड्स एंड सेंसर? उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। पेलोड्स एंड सेंसर, जो भी हम लोग उपग्रह भेजते हैं अंतरिक्ष में, उसमें जो उपग्रह होता है उसको हम लोग पेलोड्स कहते हैं। ये कहाँ बनता है? तो ये बनता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कहाँ है? अहमदाबाद में है। इसका जो तीसरा इकाई है उसका नाम है, तीसरा इकाई का नाम है UR राव सैटेलाइट सेंटर। ये कहाँ है UR राव सैटेलाइट सेंटर? ये भी बेंगलुरु में ही है। और ये क्या करता है? UR राव सैटेलाइट सेंटर में सैटेलाइट का डिजाइन बनता है आपको, उसके बाद से इसको असेंबल किया जाता है, डेवलपिंग किया जाता है, ये यहाँ पे होता है। और इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, वो ध्यान रखना है लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल क्या होता है? लॉन्च व्हीकल वो होता है जिसको हम लोग सिंपली रॉकेट कहते हैं। एक होता है आपका उपग्रह और एक होता है रॉकेट। उपग्रह जिसको हम लोग डेस्टिनेशन पे पहुंचाना होता है, और उसको पहुंचाता कौन है? रॉकेट पहुंचाता है, जिसको हम लोग लॉन्च व्हीकल कहते हैं। तो ये जो लॉन्च व्हीकल है ये कहाँ पे है? तो ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में, वहाँ पे डेवलप किया जाता है। तो इसरो को ये सारे के सारे जितने भी संस्थान मदद मदद करते हैं, तब जाके इसरो कोई भी मिशन को एकम्प्लिश करता है, पूरा करता है। ध्यान रखिएगा। अब इसमें देखते हैं अगला जो एक और, इसमें आप लोग देख सकते हैं इसरो के बारे में अगर मैं बताऊं,
तो 1971 में 1971 में जो है सो सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कहाँ है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। जो इसरो का क्या है, लॉन्चिंग स्टेशन है, यहाँ से ये रॉकेट को लॉन्च करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1971 में। और मैं आपको बता दूं, इसरो लगभग लगभग जितने भी सारे मिशन करता है वो यहीं से करता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। जितने भी चंद्रयान हो गए, मंगलयान हो गया, आदित्य L1 हो गया, ये सारे के सारे मिशन इसरो यहीं से करता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। अंडरस्टूड। फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस मीन्स अंतरिक्ष विभाग, जो प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में रहता है। उसकी स्थापना हुई कब, 1972 में हुई। और जब इसकी स्थापना हुई तब इसरो को इसके अंदर में डाल दिया गया, यानी कि इसरो अब इसके नीचे वर्क करेगा। यहाँ तक का डेवलपमेंट समझ में आ गया आपको। सबसे पहले क्या हुआ, INCOSPR इन स्कॉर्पियस का स्थापना हुई। फिर 1971 में सतीश धवन स्पेस सेंटर बना, फिर इसरो बना, फिर 1972 में अंतरिक्ष विभाग बना और इसरो को उसके अंदर में डाल दिया गया। आई होप यू अंडरस्टूड। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब भारत का जो है सो स्पेस में भारत अपना पहला सैटेलाइट भेजता है, जिसका नाम क्या है, आर्यभट्ट है। लेकिन ये सैटेलाइट बना तो भारत में था, बिल्ट बाय इंडिया, बट भारत के पास उस समय ऐसा कोई रॉकेट नहीं था जो इसको लेके जाए। इसको ऊपर भेजने में जो मदद किया वो कौन किया, रसिया। रसिया क्या था मदद, और रसिया का जो रॉकेट था उसका नाम था कॉस्मोस 3M। क्या नाम था, कॉस्मोस 3M रॉकेट लेके इसको उड़ा था। किसको, भारत का जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट सैटेलाइट। कब उड़ा था, डेट याद रखना, 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को ये लेके उड़ा था। अंडरस्टूड। ये भारत का पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, जिसको रशियन रॉकेट कॉस्मोस 3M लेके उड़ा था। आई होप यू अंडरस्टूड। इसी में उसके बाद जो अगला अपडेट हुआ था वो हुआ था 1984 में। 1984 में 1984 में इंडिया और जो सोवियत यूनियन था USSR, इन दोनों का एक ज्वाइंट मैंड मिशन हुआ, ज्वाइंट मैंड मिशन हुआ। और इसी में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो राकेश शर्मा है वो गए थे। ध्यान रखिएगा, कब गए थे, 1984 में। ये भारत और जो सोवियत संघ था, इन दोनों का ज्वाइंट मैंड मिशन था, जिसमें राकेश शर्मा अंतरिक्ष गए थे। और उस समय जो रॉकेट लेके उड़ा था, रॉकेट का नाम था सोयूज T11। और जो ये गए थे अंतरिक्ष स्टेशन में, तो रशिया स्पेस स्टेशन था उस समय, उसका नाम था सैल्यूट 7। क्या नाम था स्पेस स्टेशन का, सैल्यूट 7। इसको भी ध्यान रखना है। ये था भारत का पहला, राकेश शर्मा जी थे जो अंतरिक्ष में गए थे। ये 7 दिन तक वहां पर अपना समय व्यतीत किए थे 1984 में। इसको नहीं भूलना है। अब देखो, अब मैं आपको इसमें ये बताने जा रहा हूँ कि ये तो बता दिया मैंड मिशन ऑफ इंडिया, आपको लॉन्च व्हीकल के बारे में बताऊंगा मैं आपको। देखो, जितने भी सारे सैटेलाइट हैं, सैटेलाइट तो आप बना लेते हो, लेकिन सैटेलाइट को उसके गंतव्य पे पहुंचाने के लिए किसकी मदद मिलती चाहिए, रॉकेट की मदद चाहिए। रॉकेट उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर ले जाए और उस जगह पे जाके छोड़ दे, उसके बाद वो सैटेलाइट वहां पे अपना काम शुरू करे। तो भारत के पास रॉकेट था नहीं। जैसे कि आपने देखा कि आर्यभट्ट को हम लोगों ने रशियन रॉकेट से भेजा था, तब अब भारत शुरू किया अपना रॉकेट बनाना। इसी कड़ी में जो सबसे पहला लॉन्च व्हीकल था उसका नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, SLV। क्या नाम था उसका, SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और जो पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था उसका नाम था SLV-3। ये भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल लॉन्च व्हीकल था। ये 40 kg तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम था। कहाँ पे, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में। लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये 40 kg तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम था। और जो इसका पहला सक्सेसफुल मिशन रहा 1980 में, कहाँ से ये किया था, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से रोहिणी सीरीज के सैटेलाइट RS-1 को इन्होंने उसके ऑर्बिट में ले जाके छोड़ दिया था। और इस तरह भारत दुनिया में छठा ऐसा देश बना जो अंतरिक्ष में
अपनी रॉकेट से अपना सैटेलाइट भेज दिया, छठा ऐसा देश बना। इसको नहीं भूलना है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका जो पहला सक्सेसफुल था वो कब था, 1980 में। और इन्होंने रोहिणी सीरीज के रॉकेट को लेके सैटेलाइट को लेके लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाके छोड़ा। उसके बाद फिर ये लगातार रोहिणी सीरीज के 2 और 3 सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में ले जाके रख दिया था। फिर उसमें थोड़ा सा और अपग्रेड हुआ, उसका नाम है ऑग्यूमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। सेम ही था, बस इसमें यह था कि ये 150 केजी तक पेलोड को ले जाने में सक्षम था। 150 केजी पेलोड्स को ले जाने में सक्षम था। कहाँ पे, तो अर्थ के लोअर ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट में, ध्यान रखना। और इसका जो पहला डेवलपमेंट फ्लाइट था वो 1987 में हुआ था। फिर 1988 में दूसरा डेवलपमेंट फ्लाइट हुआ, और 1989 में ASLV D3 रॉकेट से एक सैटेलाइट को SROSS, इस सैटेलाइट को ये ऑर्बिट में ले आके छोड़ दिया। ये रोहिणी का ही वर्जन था, स्ट्रेच्ड वर्जन था रोहिणी का, स्ट्रेच्ड वर्जन था ये रोहिणी का, ध्यान रखिएगा। तो ये ऑगमेंटेड सैटेलाइट व्हीकल ASLV और SLV के बारे में आपको पता चल गया। आगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। देखो जो PSLV है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। एग्जाम में तो कभी कभी इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, लेकिन अब फुल फॉर्म नहीं पूछेगा। अभी तक जो भारत के पास इंजन था, जो रॉकेट था, उस सभी में सॉलिड प्रोपेलेंट था। लेकिन ये जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये थर्ड जनरेशन का लॉन्च व्हीकल था। किस जनरेशन का था ये, थर्ड जनरेशन का। और ये पहला लॉन्च व्हीकल था जो लिक्विड प्रोपेलेंट से क्या था, इक्विप किया हुआ था। इसमें सॉलिड प्लस लिक्विड दोनों था। इसमें टोटल 4 स्टेज थे। 4 स्टेज मतलब बता दूं आपको, पहला में सॉलिड, दूसरा में लिक्विड, तीसरा सॉलिड और चौथा लिक्विड। ये सभी इसके प्रोपेलेंट होते हैं, अकॉर्डिंगली ये काम करते हैं। तो ये 4 स्टेज इंजन था, और ये पहला इंजन था जिसमें लिक्विड प्रोपेलेंट था, और ये तीसरा जनरेशन का इंजन था PSLV। इसके बारे में जान लो, ये इतना मतलब कि शक्तिशाली और पावरफुल है कह सकते हो। और इसके इतना काम लिया गया कि इसको एक टाइटल मिला है। क्या टाइटल मिला है इसको, टाइटल मिला है द वर्क हाउस ऑफ इसरो। द वर्क हाउस ऑफ इसरो का टाइटल इसको दिया गया है, ध्यान रखना। PSLV को द वर्क हाउस ऑफ इसरो कहा जाता है। और इन्होंने जो अपना पहला मिशन किया था सक्सेसफुल 1994 अक्टूबर में किया था। और PSLV से हम लोगों ने बहुत सारे मिशंस किए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मिशन जैसे कि चंद्रयान 1 किया है PSLV, उसमें हम लोगों ने यूज किया था PSLV C11 का। फिर देख लो हम लोगों ने उसके बाद मंगलयान, अभी 2023 में हम लोगों ने आदित्य L1 मिशन किया है। इन सभी में हम लोगों ने PSLV रॉकेट का ही यूज किया है। और PSLV का जो 50वां फ्लाइट है उसको भी याद रख लो, वो था PSLV C48 रॉकेट जो है, ये इसका 50वां फ्लाइट था। अब तो खैर PSLV के बहुत सारे वर्जन आ गए, जैसे कि PSLV XL, QL, DL, अब इसके बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं। तो PSLV बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका जो कैपेबिलिटी है वो आपको बता दूं कि इसका बहुत कैपेबल है। ये लगभग बहुत सारे सैटेलाइट को एक बार में अर्थ के लोअर ऑर्बिट में ले जाके छोड़ सकता है। और इतना ही नहीं, ये 1750 केजी तक के पेलोड्स को ले जाने में सक्षम है। कहाँ तक, तो 600 किलोमीटर तक ले जाने में सक्षम है। समझ सकते हैं कितना पावरफुल है, और इसीलिए इसको तो टाइटल मिला है द वर्क हाउस ऑफ इसरो। इस कड़ी में अगला आता है GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV। बहुत सारे एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछता है कि GSLV का फुल फॉर्म क्या है, GSLV का फुल फॉर्म क्या है। तो ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, ये भी एक तरह का रॉकेट ही है। इसमें 2 वर्जन आया, एक पहला था GSLV मार्क 2, पहले इसके बारे में जान लो। और ये पहला ऐसा इंजन था जिसमें क्रायोजेनिक इंजन था। क्या था, क्रायोजेनिक इंजन था। इसमें ये 3 स्टेजेज इंजन है। 3 स्टेज में देख लो, पहला सॉलिड, दूसरा इनमें इसमें था विकास इंजन, और तीसरा ये था क्रायोजेनिक स्टेज इंजन। क्रायोजेनिक स्टेज इंजन से मैं आपको बता दूं, भारत का जो पहला क्रायोजेनिक इंजन था उसका नाम था CE7.5। भारत का पहला क्रायोजेनिक इंजन जो कौन विकास किया था, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर ने इसको विकसित किया था।
क्रायोजेनिक इंजन 7.5 को, और जीएसएलवी में जो सबसे ऊपरी स्टेज में इंजन लगा हुआ है वो था क्रायोजेनिक इंजन। जीएसएलवी मार्क 2 के बारे में हम लोग बता रहे थे आपको। जीएसएलवी मार्क 2 इसका जो मेनली हम लोग यूज करते हैं, जितने भी सारे अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं, यानी कि संचार उपग्रह को ले जाने में इसका उपयोग होता है। और इसका जो पहला सक्सेसफुल मिशन था वो कब हुआ था? 2001 में हुआ था। इसके अगर कैपेसिटी की मैं बात करूँ तो ये जो अपने लोअर अर्थ ऑर्बिट होते हैं, वहाँ ये 6000 केजी तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। और जो सबसे ऊपर होता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, वहाँ ये 2250 केजी तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट और एक होता है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, वहाँ ये 2250 केजी तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम है, और लोअर अर्थ ऑर्बिट में 6000 केजी तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। इसी में एक इसका अपग्रेडेड वर्जन आया जिसको हम लोग बोलते हैं GSLV MK3, या फिर इसी को हम लोग LMV3 के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही पावरफुल इंजन, अभी तक भारत का ये सबसे पावरफुल रॉकेट है अब तक का, GSLV MK3। क्यों ये पावरफुल है? क्योंकि ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में, अर्थ के निचले ऑर्बिट में 8000 केजी तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। वहां पे ले जाके छोड़ सकता है 600 किलोमीटर तक। अब सोच लीजिए, अगर मैं बात करूं जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में, तो वहां ये 4000 केजी तक के पेलोड को ले जाने में सक्षम है। गनीमत यह है कि हमारे जो चंद्रयान के जो बाद के 2 मिशन हुए ना, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, इन दोनों को यही लेके उड़ा था रॉकेट GSLV MK3, या इसको हम लोग LMV3 के नाम से भी जानते हैं। समझ गए आप लोग? आई होप यू अंडरस्टूड। और लास्ट है हमारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये क्या होता है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल? इसके बारे में आपको बता दूं। देखो, ये आजकल थोड़ा सा नया अपडेटेड आया है। ये जैसे कि आपका जितना भी नैनो, छोटे छोटे माइक्रो या फिर मिनी सैटेलाइट, जितने भी अपने छोटे सैटेलाइट होते हैं ना, उसको ये ले जाने में सक्षम है। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये छोटा सा रॉकेट, ये अगर आपका एक सिंगल सैटेलाइट अगर 500 केजी का है, तो इसको ये 500 किलोमीटर ऑर्बिट में ले जाने में सक्षम है। या फिर अगर 3 छोटे छोटे सैटेलाइट हैं, 3 छोटे छोटे सैटेलाइट है जिसका वजन 10 केजी से लेकर के 300 केजी तक वेरी कर रहा है, उसको भी ये 500 केजी तक के 500 किलोमीटर ऑर्बिट में ले जाने में ये सक्षम है। ध्यान रखिएगा, इसमें 3 स्टेज इंजन होता है और तीनों सॉलिड प्रोपेलेंट ही होते हैं इसमें। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम लोग देखते हैं, ये तो हमारा रॉकेट था। अब रॉकेट किसको लेके उड़ेगा? तो सैटेलाइट को लेके उड़ेगा। जो सैटेलाइट को लेके उड़ेगा, इसमें मेनली हम लोगों को 2 सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। देखो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है? इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संचार उपग्रह। क्या कहते हैं? संचार उपग्रह कहते हैं। ये क्या करता है? ये जितने भी अपने टेली कम्युनिकेशन एक्टिविटीज हो गए उसके लिए, या फिर ब्रॉडकास्टिंग हो गया, या फिर तुम्हारा जो मौसम संबंधी जानकारी है, जितने भी सारे आपदा संबंधी जानकारी है, वार्निंग है, इस सब में कम्युनिकेशन सैटेलाइट का हम लोग यूज करते हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि भारत का जो पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था उसका नाम क्या था? APPLE, एप्पल। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट था। और इसको हम लोगों ने छोड़ा था कहाँ से? तो फ्रेंच गुयाना से छोड़ा था। और इसमें जो रॉकेट का यूज हुआ था, वो रॉकेट हुआ था एरियन 1 का यूज हुआ था। क्योंकि उस समय तक ये जो हम लोगों ने छोड़ा था लगभग 1981 में, और उस समय हमारे पास इतना ताकतवर रॉकेट नहीं था, इसीलिए हम लोगों ने एरियन 1 जो फ्रेंच का गुयाना से, इसको हम लोगों ने छोड़ा था। और इसका नाम था एप्पल, जो भारत का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट हुआ। फिर उसके बाद लगातार हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट छोड़ते गए। इसमें जैसे कि जितना अपना INSAT इनसेट सीरीज जितने होते हैं सारे के सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट हैं। GSAT सीरीज एग्जाम में पूछ लेता है कि GSAT 11, GSAT 12 ये कौन सा सैटेलाइट है? टिक करना है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है ये सारे के सारे। इनसेट सीरीज, GSAT सीरीज, ये क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। और GSAT सीरीज का जो अभी तक का एक वर्जन था GSAT 11, ये भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है।
इसका वजन है तकरीबन 5,854 kg और इसको ले गया है फ्रांस का फिर अगेन एरियन 5 रॉकेट। कौन सा रॉकेट ले गया है? एरियन 5 रॉकेट ले गया था, फ्रेंच गुयाना से लॉन्च हो रहा है। कुछ और अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात करें तो एक याद रखना, जैसे कि हेमसेट, बस नाम याद रखना, ज़्यादा नहीं है। एडुसेट, एडुसेट हो गया, फिर कल्पना 1 और CMS सीरीज हो गया जितना, ये सभी के सभी क्या है? कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। आपको इतना ध्यान रखना है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में, इतना आपके एग्जाम के लिए इनफ है। अब हम बात करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS। इसका क्या काम होता है? ये मेनली हमारे कृषि, एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो गया तुम्हारा, वाटर रिसोर्सेस, या फिर अर्बन प्लानिंग, या फिर रूरल डेवलपमेंट, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, इन्वायरमेंट पर्यावरण, फॉरेस्ट या ओशियन रिसोर्सेस, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को, या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी इसको हम लोग कह देते हैं। इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट सीरीज आपको ध्यान रखना है, जैसे कि भास्कर सीरीज हो गया, रोहिणी सीरीज हो गया, ये सभी के सभी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थे। IRS सीरीज जितने हैं, SROSS सीरीज रोनी का जो स्ट्रेच्ड वर्जन, उसके बाद EOS सीरीज हो गया, ये सभी के सभी ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं। इसमें अगर कुछ और ध्यान रख सकते हो तो याद रखना, एक ओशियन सेट, एक याद रखना कार्टो सेट, फिर याद रखना रिसोर्स सेट, ROU रिसोर्स सेट, रीसेट, सरल और एस्केट सेट। ये सभी उपग्रह हैं और ये सभी संचार उपग्रह नहीं है, ये सभी अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह हैं, जिसको हम लोग रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट भी कहते हैं। बस आपको एग्जाम में इतना ही पूछेगा कि ये कौन सा उपग्रह है, ये कौन सा उपग्रह है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। और अभी इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें 2023 और 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण इसरो के वर्क हुए, यानी कि ये एक तरह से करंट का टॉपिक हो गया, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो आशा करते हैं कि इसमें आप लोगों को लगभग जानकारी मिल चुका होगा। आप लोग इसको रिवाइज कीजिए, एग्जाम में से क्वेश्चन बहुत पूछने के चांसेस हैं। मिलते हैं तीसरे क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग RN क्लासेस।